मेरे प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे हैं, कक्षा आरंभ होने वाली है। जल्दी से आ जाइए। सभी बच्चों का स्वागत है, वंदन है, सुस्वागतम, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय माता दी। जल्दी से बच्चों आ जाइए, कक्षा आरंभ होने वाली है। शाम के 7 बज रहे हैं, 11 अप्रैल 2024। जल्दी से बच्चों आ जाइए जिससे कक्षा आरंभ हो। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कक्षाएं चल रही हैं और उसमें एवरी डे शाम को 7 बजे कक्षाओं का टाइम रहता है। और अभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का जो इतिहास का चैप्टर है वो रनिंग कर रहा है। और एमपी के इतिहास में हम प्राचीन काल शुरू किए हैं, प्रागैतिहासिक काल से जो है चल रहा है। जल्दी से बच्चों आ जाइए लाइव। तो सबसे पहले कक्षा आरंभ करें। जल्दी से बच्चे जुड़ जाइए। ये कक्षा मध्य प्रदेश में पीएससी, मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, स्टेनो, हाई कोर्ट में जो एग्ज़ाम होता है और मध्य प्रदेश में जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो जल्दी से जुड़ जाइए बच्चों जिससे कक्षा आरंभ करें। तो चलिए आरंभ करते हैं कक्षा को बिना देर किए हुए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, प्रश्न में कथन और कारण, इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं बच्चों। एक कथन दिया रहता है, एक कारण दिया रहता है। इसमें आपको बताना पड़ता है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर कथन दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या नहीं करता, या फिर ये आता है कि कथन ए सही है दूसरा गलत है, या फिर ये आता है कि कथन ए गलत है और दूसरा सही है। तो इस प्रकार के कुछ सवाल भी आपकी परीक्षाओं में आपने बच्चों देखे होंगे। तो जल्दी से प्रश्न को पढ़िए और फिर इसका आंसर दीजिए बच्चों। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मैं प्रश्न पढ़ता हूं। सांची से अशोक का संघभेद अभिलेख मिला है। कथन क्या कह रहा है बेटा कि सांची से अशोक का संघभेद अभिलेख मिला है। ओके, ये कथन है। और इसका कारण क्या है? इससे यह ज्ञात होता है कि अशोक के समय सांची प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। तो कथन हो गया और कारण हो गया। अब आपको ये बताना है कि कथन और कारण दोनों सही हैं और जो कारण है वो कथन की व्याख्या करता है। ये ऑप्शन है इसमें एक। दूसरा ये है कि कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। या प्रश्न तीसरा है ऑप्शन इसमें कि केवल कथन सही है और कारण गलत है। और ऑप्शन फोर्थ है वो कहता है कि कथन गलत है और कारण सही है। बेटा इस तरह के सवाल भी होते हैं। तो जल्दी से बच्चा बताइए कि इसमें क्या सही है। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो ए सही है। देखिए, सांची से अशोक के संघभेद का अभिलेख मिला है, ये बात सही है। आपको याद होगा कि अशोक महान ने, आपको पता होगा कि सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। बेटा स्तूप का संबंध बौद्ध धर्म से है, ये पता है। और इन 84,000 स्तूप में जो सांची का स्तूप था वो सबसे बड़ा था। ये भी याद रखेंगे कि अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण कराया था। तो आप बताएंगे बच्चा
84,000। और उन 84,000 में सबसे बड़ा स्तूप कौन सा था, तो आप बताएंगे सांची। और जो सांची का स्तूप है वो मध्य प्रदेश में है। कहां है बेटा, मध्य प्रदेश के एक जिला पड़ता है रायसेन, इसी रायसेन में सांची का स्तूप है। क्लियर है। और इस सांची के स्तूप में दो महान बौद्ध विद्वान थे, सारिपुत्र और महामौदगलायन। इन दोनों के जो है अवशेष रखे हुए हैं। बेटा क्या रखे हुए हैं, अवशेष रखे हुए हैं। अगर आपने करंट पढ़ा हो तो पिछले महीने भारत सरकार ने इन दोनों बौद्ध विद्वानों के अवशेषों को थाईलैंड भेजा था, वहां बौद्ध फेस्टिवल था उसमें। ओके, और ये बात आपकी समझ में आ गई कि सांची का जो स्तूप है उसमें संघवेद अभिलेख का वर्णन मिलता है। संघवेद का जो अभिलेख है कहां मिला है बेटा, सांची में मिला है। आगे बात करते हैं। इससे ज्ञात होता है कि अशोक के समय सांची प्रमुख बौद्ध धार्मिक केंद्र था। बिल्कुल सही बात है कि अशोक के समय सांची बौद्ध धर्म का महान केंद्र था। बात समझ में आ गई। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या करता है। तो इसका बेटा विकल्प क्या होगा, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। बहुत बढ़िया जूली, आपका बिल्कुल सही आंसर है। राधे राधे बेटा, जय श्री कृष्णा। चलिए, तो ये बेटा प्रश्न क्लियर है। ओके, एक प्रश्न बता दीजिए कि सांची का जो स्तूप था वो किसने खोजा था। अगर आपको पता है सांची के स्तूप की खोज किसने की थी, और सांची जो है किस नदी के किनारे है, ये दो प्रश्न आप और बता सकते हैं। तो बेटा यहां बता देंगे बेतवा, और यहां बता देंगे 1818 में जनरल टेलर ने सांची का स्तूप खोजा था, और इसी सांची में संघवेद का अभिलेख मिला है। अशोक हिंदुस्तान का पहला शासक है जिसने अपने राजकीय आदेशों को पत्थरों पर लिखने की प्रथा शुरू की थी। ये आप अच्छी तरह याद रखना। इतिहास में एक प्रश्न आता है कि भारत में राजकीय आदेशों को पत्थरों पर लिखने की जो कल्चर था वो किसने शुरू किया था, तो सम्राट अशोक ने किया था। और इस जो मेथड को वो ईरान के लोगों से सीखा था। इसको भी याद रखना कि हमने कहां से सीखा, तो ईरान के लोगों से। बात समझ में आ गई है। तो अशोक के बहुत सारे अभिलेख विभिन्न विभिन्न भाषाओं में प्राप्त हुए हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी का मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। ओके, पहली बात तो ये कि 64 योगिनी का मंदिर मुरैना जिले में है, या मुरैना जिले में भी है। मध्य प्रदेश में 64 योगिनी के मंदिर कुल 3 हैं। एक जबलपुर भेड़ाघाट पर है, एक मुरैना में है, और तीसरा छतरपुर खजुराहो में है। ध्यान रखना, मैं बता देता हूं आपको। एक तो बेटा कहां पर है, ये लिख रहा हूं मैं यहां पर, 64 योगिनी का मंदिर। बेटा कितने हैं मध्य प्रदेश में, कुल 3 हैं। एक कहां है बेटा, जबलपुर में है, जगह क्या है, भेड़ाघाट। भेड़ाघाट, ओके, नर्मदा और बामन गंगा के किनारे पर है 64 योगिनी का मंदिर। भगवान शिव के लिए बने हुए हैं, संख्या 64 है। और दूसरा बेटा कहां है, खजुराहो में, और खजुराहो पड़ता है
छतरपुर में, और तीसरा बेटा मुरैना में है। बात समझ में आ गई है कि अगर हम आपसे बात करें कि 64 योगिनी के मंदिर मध्य प्रदेश में कहां कहां पर हैं, तो 3 जगह पर हैं और तीनों के मैंने नाम लिखे हैं। और एक बहुत ही शानदार प्रश्न शायद आपको पता हो कि मुरैना में जो 64 योगिनी का मंदिर है, इसी की 2 कॉपी भारत की जो पुरानी संसद थी, एक प्रश्न है कि भारत की जो पुरानी संसद है वो किसका प्रतिरूप था, किसकी कॉपी थी, तो आप बताएंगे मुरैना वाले जो 64 योगिनी का मंदिर था उसकी। क्लियर है? अब प्रश्न पर लौट के आइए कि इसमें क्या क्या कथन दिए हुए हैं। कि यह पहला कथन है कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। बिल्कुल ये ऐसे बना हुआ है, वृत्ताकार मंदिर है, और जहां पर ये इस तरह के जो है मंदिर बने हुए हैं। कभी आप मुरैना आए तो अवश्य देखें, बहुत शानदार बनाया गया है। ओके, दूसरा कथन है कि इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। तीसरा विकल्प है इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। ये 3 कथन हैं, आपको इसमें यह बताना है कि कौन से कथन सही हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप आंसर देना चाहें तो अग्रवाल जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। आवाज सब बच्चों को प्रॉपर आ रही है? वॉइस क्लियर है हमारी? और ये भी बताते रहें कि क्लास कैसी आपको लग रही है ना? इससे उत्साहवर्धन हमारा भी होगा और आपको भी बहुत सारा कंटेंट मिलेगा पढ़ने के लिए। आप ही हमारी ऊर्जा होते हैं। बताइए अग्रवाल जी, इसका आंसर क्या लिखेंगे कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी के मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विचार करेंगे आप? ये वाला सही है कि यह कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में बनाया गया एक वृत्ताकार मंदिर था, या इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था, या इसका डिजाइन भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा है। अभी किसी का हाँ जूली साके का आंसर आया है सी, मतलब सी 1 और 3 बिल्कुल सही जवाब है जूली आपका। देखिए ये कच्छप घाट के जो राजा थे उन्होंने बनवाया था, और एक वृत्ताकार मंदिर है। मैंने बताया आपको, अगर आपने भारतीय संसद देखी हो तो एक वृत्ताकार में बनी हुई है, सर्किल में बना हुआ है। बिल्कुल सही और कथन है ये वाला। दूसरा, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहित करना था। यह गलत है। भारत में उस काल में 2 परंपराएं थी, वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा। तो ये शैव परंपरा को प्रोत्साहन देने के लिए है। शैव परंपरा में हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, और वैष्णव परंपरा में भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा की जाती है। ओके, बात क्लियर है? तो यह भगवान शिव को समर्पित है, शैव संप्रदाय को समर्पित है। ओके, इसी तरह साउथ में भी इस तरह के धर्म थे, आलावार और नयनार। अगर आपने कभी इतिहास पढ़ा हो तो आलावार संत हैं और नयनार संत हैं। ऐसे ही यहां पर इनको बोलते हैं शैव और वैष्णव। तो ये शैव धर्म के लिए था, तो ये इसका आंसर कथन सही नहीं होगा। और फिर तीसरा कथन है इसका डिजाइन भारतीय संसद के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, तो ये कथन भी सही है। तो 1 और 3 कथन सत्य हो जाएंगे। बहुत बढ़िया अग्रवाल जी, डी आंसर इसका नहीं है, इसका आंसर सी है। उपरोक्त सभी सही नहीं है। ये शैव धर्म के लिए है, वैष्णव धर्म के लिए नहीं है। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब एक प्रश्न बच्चों आपके लिए है कि ये जो पुरानी संसद थी उसका डिजाइन तो ये था मुरैना का 64 योगिनी का मंदिर, लेकिन जो नई पार्लियामेंट डिजाइन हुई है अभी, उसको क्या नाम दिया गया है? अगर आपको पता हो तो जल्दी बता दीजिए। सेंट्रल विस्टा नाम दिया गया है उसको। क्या नाम दिया है? सेंट्रल विस्टा। और ध्यान रखना
कि इस प्रकार के मंदिर मध्य प्रदेश में कुल 3 हैं। एक बेड़ाघाट जबलपुर में है, दूसरा खजुराहो छतरपुर में है और तीसरा मुरैना जिले में एक जगह पड़ता है मिताउली और पड़ाउली, वहां पर हैं ये। बटेश्वर के बहुत सारे मंदिर हैं यहां पर। तो मिताउली, पड़ाउली और बटेश्वर बहुत ही शानदार हिस्टोरिकल प्लेस है ये मुरैना, जहां पर ये स्थित हैं। और आपको शायद ये ज्ञात होगा कि मुरैना जिला महाभारत काल से कनेक्टेड है। इसी मुरैना में एक जगह है कुंतलपुर, जहां ऐसा माना जाता है कि महारानी कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। कभी अवसर मिले तो यहां पे देखना आइए। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं बेटा आपके सामने। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? आपके विकल्प हैं शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म या उपयुक्त सभी। प्रश्न आपके सामने है। जूली आपका आंसर सही है। सेंट्रल विस्टा बिल्कुल सही है। हाँ, शिव जी के मंदिर बने हुए हैं यहां पर। तो वही तो मैं कह रहा था अग्रवाल जी की वो वैष्णव नहीं है, शिव हैं। चलिए ये प्रश्न बताइए। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म के हैं? शैव हैं, जैन हैं, वैष्णव हैं या सभी धर्मों के हैं? जल्दी से बच्चों आंसर दीजिए। बहुत शानदार प्रश्न है और इस प्रश्न को एमपी लोक सेवा द्वारा पूछा भी गया है बेटा। डी आंसर आया है जूली का, उपयुक्त सभी। जल्दी से और बच्चे बताइए बेटा। बिल्कुल सही है जूली आपका आंसर। अग्रवाल जी ए आंसर नहीं है, डी आंसर सही है इसका। यहां शैव धर्म भी है, जैन धर्म भी है और वैष्णव भी है। ये प्रश्न लोक सेवा आयोग ने भी पूछा है। वो किस रूप में पूछा है मैं आपको बताता हूं। प्रश्न आया था कि प्रश्न ये था, मैं लिख रहा हूं यहां पर, खजुराहो में निम्न में से किस धर्म के मंदिर नहीं है? बेटा कई बार ज्ञान इतना महत्वपूर्ण नहीं होता अगर आपने अभ्यास नहीं किया है। कई प्रश्न अभ्यास से आते हैं, अनुभव से आते हैं। यह प्रश्न इस रूप में भी पूछा गया। इस रूप में एमपीपीएससी ने पूछा और इसमें विकल्प दिए थे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म। तो यहां आप बताएंगे बौद्ध धर्म। अपने क्षेत्र में मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सांची को छोड़ दिया जाए, या हम बात करें कि मध्य उच्च प्रदेश में हम आए एमपी में, तो हमें सांची को छोड़ करके कहीं भी बौद्धिज्म नहीं मिलता, केवल जैनिज्म और हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव मिलते हैं। वैसे तो पूरे भारत में ही बौद्धिज्म बहुत कम संख्या में रहा। हालांकि बड़े आश्चर्य की बात है कि एक दीपक जो हिंदुस्तान में जला, जिसकी रोशनी से हिंद के बाहर दुनिया के तमाम राष्ट्र रोशन हुए, लेकिन भारत में बौद्धिज्म कम रहा। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं जो हम इतिहास में पढ़ेंगे, बट अपने क्षेत्र में बौद्धिज्म का विकास केवल सांची में हुआ। तो सांची में हुआ लेकिन इस क्षेत्र में नहीं हुआ। तो आप बताएंगे कि वैष्णव हैं, जैन हैं और शैव इन धर्मों हैं। ओके, यहां तक कोई समस्या? आगे बात करते हैं। ओके, चंदेल राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। कहते हैं कि इनकी संख्या 85 थी, लेकिन वर्तमान में 22 मंदिर बचे हुए हैं। कितने? 22 मंदिर बचे हुए हैं और इन मंदिरों को यूनेस्को ने अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया हुआ है। ओके, तो बात समझ में आ गई। यहां अपन बौद्ध लगा देंगे
और यूनेस्को की साइट में शामिल है, चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए हैं। और खजुराहो में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। बेटा ये भी याद रखें कि खजुराहो का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। बात समझ में आ रही है बेटा कि कंदरिया महादेव का मंदिर जो है वो खजुराहो में स्थित है। बोलो बेटा यहां तक कोई समस्या है? तो भैया यहां पर जो है कुल मंदिर 85 थे जो बहुत सारे नष्ट हो गए हैं। अभी 22 मंदिर हैं, इनको यूनेस्को ने अपनी लिस्ट में शामिल किया हुआ है। और इसमें जो सबसे बड़ा मंदिर है वो कंदरिया महादेव का मंदिर है। ऐसा कहते हैं, इसमें कुछ प्रश्न मैं आपको बता देता हूं कि जो कंदरिया महादेव का मंदिर है इसका जो निर्माण है विद्याधर ने करवाया था। बेटा कौन ने करवाया था? विद्याधर ने। एमपी के इतिहास में ऐसा लिखा हुआ है कि जब बुंदेलखंड में महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था और उस समय यहां का जो रूलर्स था वो विद्याधर था। और एमपी के इतिहास में ऐसा माना जाता है, हालांकि भारत के इतिहास में ये नहीं माना गया है, ये कहते हैं कि ये युद्ध हुआ ही नहीं था। तो विद्याधर ने महमूद गजनवी के युद्ध के साथ जो घटनाएं हुई थी उसी विजय के उपलक्ष्य में कंदरिया महादेव का मंदिर बनवाया था। ओके चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है? यानी कि इनमें से कौन सी जो पुस्तक है वो राजा भोज ने लिखी है? राजा भोज ने लिखी है। जल्दी से बताएं बेटा, निम्न में से कौन सी जो पुस्तक है वो राजा भोज ने लिखी है? आपको पता है कि राजा भोज की जो शासन है वो मध्य प्रदेश के धार जिले में, धार नगरी इसकी राजधानी रही है और बहुत बड़ा शासक रहा है। 11वीं सेंचुरी घटना है। अगर आपने पढ़ा हो, अभी डेली न्यूज़पेपर में आ रहा है भोजशाला को लेकर के। भोजशाला में जो मंदिर बनवाया था सरस्वती मां के लिए वो मंदिर राजा भोज का ही था। अभी रेगुलर करंट में आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में एएसआई यहां पर खुदाई कर रहा है, क्योंकि राजा भोज द्वारा निर्मित जो भोजशाला है, बेटा प्रश्न आता है कि भोजशाला में किसकी मूर्ति है या किसका मंदिर है? तो सरस्वती मां का मंदिर है। और इसी भोजशाला को अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर, बेटा क्या नाम था? अलाउद्दीन खिलजी ने तोड़कर कमाल मौला मस्जिद बनवाई थी। कमाल मौला मस्जिद बनवाई थी। तो इसी पर अभी डेली रेगुलर करंट में चल रहा है, खुदाई चल रही है। तो मध्य प्रदेश में सरस्वती का जो मंदिर है वो यहां पर है। ये प्रश्न राजा भोज की इष्ट देवी कौन है ऐसे पूछा गया है, तो कौन है बेटा? मां सरस्वती हैं। तो लौट के आ जाइए। तो राजा भोज एक योग्य शासक होने के साथ साथ एक बेहतरीन राइटर भी था, इसे कवि कहा गया है। तो राजा भोज ने विद्यावरण की पुस्तक लिखी, सरस्वती कंठाभरण पुस्तक लिखी, या युक्ति कल्पतरु पुस्तक लिखी। ये 3 विकल्प हैं या सभी किताबें इसी की हैं। जल्दी से बेटा आंसर बताइए। ये बी बता रही जूली आप, सरस्वती कंठाभरण। बेटा नहीं, सभी किताबें इसी की हैं, सभी किताबें इसी की हैं। इसके अलावा और भी किताबें लिखी हैं, अगर आप चाहें तो मैं लिख देता हूं।
चंपू रामायण भी इसी की है, सरस्वती कंठाभरण भी इसी की है, और एक और है व्यवहार समुच्चय। व्यवहार समुच्चय भी बेटा इसी की किताब है। लेकिन सबसे अच्छी किताब बताई जाती है युक्ति कल्पतरु, राजा भोज द्वारा लिखित। ओके, तो ये कौन थे? राजा भोज। ओके, तो सभी आंसर हैं इसके, सभी किताबें राजा भोज ने लिखी हुई हैं, और ये 2 किताबें भी राजा भोज की हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आ गई है? और भी किताबें हैं, सिद्धांत संग्रह है, साम्रांगण सूत्र है, व्यवहार समुच्चय है, चंपू रामायण है, बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न है बच्चों। आप एमपी सामान्य ज्ञान को एंजॉय कर रहे हैं बेटा? बिना बर्डन के पढ़िए, बिल्कुल ऑटोमेटिक आपको याद होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न तुम्हारी स्क्रीन पर है। राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। राजा भोज की भोजशाला, बेटा भोजशाला धार जिले में है, ये तो हमें याद ही रहेगा। भोजशाला बेटा कहां है? धार जिले में है। और ये किसके लिए चर्चित थी? योग के लिए, चिकित्सा के लिए, धनुर्विद्या के लिए, या संस्कृत अध्ययन के लिए? जल्दी से बेटा आप आंसर दीजिए। 4 विकल्प तुम्हारे सामने हैं, 4 विकल्प आपके सामने हैं। अभी किसी का आंसर बेटा नहीं आया है? योगाभ्यास, चिकित्सा, धनुर्विद्या, या संस्कृत अध्ययन? जूली कह रही है डी आंसर है। बिल्कुल सही जवाब है बेटा। संस्कृत अध्ययन के लिए मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो केंद्र रहा उस पीरियड में वो यही था, भोजशाला, और ये धार जिले में है। ओके, भोजशाला राजा भोज के समय उत्तर भारत में संस्कृत का बहुत बड़ा सेंटर था। उस समय तमाम विद्वान राजा भोज की राजसभा में निवास करते थे। क्लियर है? और इस राजा भोज की जो इष्ट देवी हैं वो मैंने अभी आपको बताया, सरस्वती मां थी, और उन्हीं के लिए भोजशाला में राजा भोज ने सरस्वती देवी का मंदिर बनवाया था। हालांकि ये मूर्ति वर्तमान में अपने देश में नहीं है, ब्रिटेन वाले उसको ले गए थे। तो ये वही है जिस मंदिर को तोड़कर अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अवशेषों पर कमाल मौला मस्जिद का निर्माण कराया था, जिसका भी एएसआई जांच कर रही है। एक प्रश्न मैं आपको यहां और जोड़ूंगा, बड़ा शानदार प्रश्न है कि राजा भोज ने एक शिव मंदिर बनवाया था। बेटा क्या बनवाया था? शिव मंदिर। जल्दी से बताइए कि ये शिव मंदिर कहां है मध्य प्रदेश में? ऐसा भी कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शिव मंदिर है। ऐसे भी याद रखें कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा, धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। यही चीजें तो एक शिक्षक को पढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। आपके समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा लगा बेटा। अब जल्दी से आप सफल होकर और बता दीजिए तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। बहुत बढ़िया। चलिए लौट के आ जाइए कि राजा भोज ने मध्य प्रदेश में शिव मंदिर बनवाया था। ओके, और बेटा उसका नाम किस जिले में है बेटा? रायसेन जिले में है। और इसकी तुलना किससे की जाती है? सोमनाथ मंदिर से। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर की तुलना सोमनाथ मंदिर गुजरात से की जाती है? तो आप बताएंगे राजा भोज द्वारा बनाए गए शिव मंदिर से।
ओके, क्लियर है। वो कहां पर है? रायसेन के भोजपुर में है। जगह का नाम भोजपुर। ये भोजशाला है, ये भोजपुर है। भोजशाला धार जिले में है और भोजपुर रायसेन जिले में है। ध्यान रखना। बेतवा नदी के किनारे। नदियों का भी हम चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा प्लेस इस नदी किनारे है। तो भोजपुर पतित पावन मोक्षदायिनी पापनाशनी बेतवा के किनारे बसा हुआ है और ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा शिव मंदिर है और इसकी तुलना गुजरात के सोमनाथ मंदिर से की जाती है। सोमनाथ मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और सबसे पुराना है। ध्यान रखना, भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं भगवान शिव के, उनमें जो सबसे पुराना है वो सोमनाथ है। क्लियर है बेटा? ज्योतिर्लिंग से एक बहुत शानदार प्रश्न मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, जल्दी से आप बताएं। मैं प्रश्न लिखूंगा अभी कि भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में कौन सा एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है? जल्दी से बताइए बच्चों, बहुत शानदार प्रश्न है। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनमें से 2 एमपी के हिस्से में आए हैं। उन 12 ज्योतिर्लिंग में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग कौन सा है भारत का, जिसका मुंह साउथ में है, मतलब साउथ फेस है? जल्दी से बताइए बेटा। अगर आपको आंसर पता है तो जल्दी से बताइए कि एकमात्र ज्योतिर्लिंग जो दक्षिणमुखी है, उसका नाम आपने सुना है? आपको उसका नाम लिख के बताना है, क्योंकि इसमें मैंने विकल्प नहीं दिए हैं आपको। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से बेटा बताइए। और वो ज्योतिर्लिंग शायद आपने देखा भी होगा। चलिए, वो मध्य प्रदेश में ही है, अब बता दीजिए। चलिए, उज्जैन वाला है बेटा। उज्जैन में जो भगवान महाकाल हैं, वो एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है। बिल्कुल जूली, आपने सही कहा है, महाकालेश्वर। एमपी में 2 ही ज्योतिर्लिंग हैं 12 में से, एक ओमकारेश्वर में है और एक उज्जैन में है। उज्जैन में है उनका नाम महाकालेश्वर है, और जो ओमकारेश्वर में है उनका नाम मुमलेश्वर है। ध्यान रखना बेटा, ओमकारेश्वर में जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम क्या है? मुमलेश्वर, नर्मदा के किनारे। और जो महाकाल है वो क्षिप्रा के किनारे हैं। क्या ये बात आपकी समझ में आई है बेटा? बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य का राजा था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है बेटा। चंड प्रद्योत किस राज्य का राजा था? जल्दी से बेटा बता दीजिए, अगर आपको आंसर मालूम है तो। एक से एक शानदार प्रश्नों की श्रृंखला है। इसका एक ही मकसद है, आपका ज्ञानवर्धन। हाँ बेटा, ओमकारेश्वर खंडवा में है, और यहां जो ज्योतिर्लिंग है उसका नाम पूछते हैं कभी कभी, तो उसका नाम मुमलेश्वर है। बेटा क्या नाम है? मुमलेश्वर। और जो उज्जैन में है वो महाकालेश्वर है। कुल भारत में 12 हैं, एमपी के हिस्से में 2 आए हैं। चलिए इस प्रश्न पर आ जाइए। बहुत शानदार प्रश्न है कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। किसी भी प्रश्न से जुड़े हुए सारे प्रश्न सॉल्व किया करो, इससे भविष्य में उससे संबंधित कोई भी प्रश्न बने
तो आप उसका प्रॉपर आंसर देके आए। थ्योरी पढ़ना अलग बात होती है और थ्योरी पढ़ने के बाद एमसीक्यू लगाना सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने एमसीक्यू नहीं लगाए हैं तो यकीन मानिए आप जब परीक्षा में बैठेंगे तो आपको सारे विकल्प जाने पहचाने से लगेंगे, तो बड़ी समस्या आएगी। इसलिए लगातार एमसीक्यू लगाइए। चलिए प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से आंसर दीजिए। जूली साकी ने कहा है कि जो है अवंती, बिल्कुल सही जवाब है बेटा अवंती। चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे? तो अवंती के राजा थे चंड प्रद्योत। बहुत शानदार। अब इससे जुड़े हुए प्रश्न एमपीपीएससी पूछ चुका है, तो वो प्रश्न मैं आपको यहां पर बात करता हूं। आपको पता है कि 600 बीसी में भारत में 16 महाजनपद थे, उनमें से एक अवंती भी था और अवंती का राजा था चंड प्रद्योत। अब प्रश्न क्या था कि अवंती के शासक चंड प्रद्योत के समकालीन मगध का शासक कौन था? जल्दी से बताइए बच्चा, मगध का शासक कौन था? बड़ा शानदार प्रश्न है जो एमपी लोक सेवा आयोग ने आपसे पूछा था कुछ साल पहले कि जब अवंती में चंड प्रद्योत था तो मगध का शासक कौन था। अगर आपको पता हो तो जल्दी से बताइए। और चंड प्रद्योत भगवान बुद्ध का समकालीन है, ध्यान रखना बेटा, भगवान बुद्ध के समकालीन है। और इस समय मगध में जो राजा हैं वो कौन है? बिंबिसार, और इसके बाद अजातशत्रु। तो ध्यान रखना, अजातशत्रु, तो बिंबिसार और फिर अजातशत्रु ये शासक मगध के थे और अवंती में चंड प्रद्योत था। ऐसा कहा जाता है कि चंड प्रद्योत जब बीमार पड़ा और भगवान जब बुद्ध बीमार पड़े तो मगध के शासकों ने अपने डॉक्टर को भेजा था। याद रखना बेटा प्रश्न को, बहुत शानदार प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। यूनानी राजदूत हेलियोडोरस किस शासक के दौरान मध्य प्रदेश आया था? प्रश्न क्या है बेटा कि जो हेलियोडोरस है ये यूनानी राजदूत है जो एंटियोकस ने भेजा था। यूनान के राजा एंटियोकस ने अपने राजदूत हेलियोडोरस को भारत भेजा था। अब जब ये भारत आया तो इस समय मध्य प्रदेश में भी आया, तो मध्य प्रदेश का शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग था, अग्निमित्र था, देवभूमि था या भागभद्र था? बेटा इसका नाम भागभद्र है। बेटा क्या है? भागभद्र था। जल्दी से बेटा आंसर बता दीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है बेटा। अगर आपको आ रहा है तो जल्दी बता दीजिए। बच्चों अगर इसका आंसर आ रहा हो तो आपको बताइए बेटा। जूली साकी कह रही है सी देवभूति। नो बेटा देवभूति नहीं है, देवभूति आंसर सही नहीं है बेटा जूली। इसका आंसर है बेटा भागभद्र। बेटा कौन है? भागभद्र। भागभद्र बेटा शुंग वंश का शासक था, शुंग वंश का शासक था। इसके समय जो है बेटा कौन आया? हेलियोडोरस आया। और इस हेलियोडोरस ने
भारत में आकर भगवान विष्णु का जो धर्म था, जिसे हम बोलते हैं वैष्णव धर्म, बेटा क्या बोलते हैं, वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया, वैष्णव धर्म को ग्रहण कर लिया। अब भगवान विष्णु का वाहन कौन है, गरुड़। बेटा वाहन क्या है, गरुड़ है, व्हीकल ऑफ विष्णु गरुड़ है। और इसलिए हेलियोडोरस ने वैष्णव धर्म को ग्रहण करने के बाद भगवान विष्णु का जो व्हीकल है गरुड़, और उसके लिए गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था। तो ध्यान रखना कि गरुड़ स्तंभ कहां है, तो आप बताएंगे विदिशा। विदिशा को हम बोलते थे बेसनगर। क्या बोलते थे बच्चा, बेसनगर कहते थे। तो इसी बेसनगर में हेलियोडोरस ने भगवान विष्णु के सम्मान में गरुड़ स्तंभ का निर्माण कराया था, क्योंकि गरुड़ बेटा क्या है, भगवान विष्णु का व्हीकल है। क्लियर है, बात समझ में आ गई। किस किस प्लेस पर है, तो आप बता देंगे स्थान क्या है, बेसनगर, या इसको हम आज विदिशा कहते हैं। विदिशा के बेटा समय समय पर बहुत सारे नाम रहे। आज विदिशा कहते हैं, मुस्लिम काल में या मेडिवल पीरियड में इसको हम भेलसा कहते थे, और इस समय बात करें तो बेसनगर कहते थे। क्या कहते थे, बेसनगर कहते थे। इससे और पहले जाएं तो दसारण कहते थे। प्रश्न वही है, जगह वही है। तो बेसनगर में भगवान विष्णु के सम्मान में क्या बनवाया था बेटा, और इसे हम खांब बाबा भी कहते हैं, खांब बाबा भी कहते हैं इस स्तंभ को। तो क्या ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई है? अगर क्लियर हो गई है तो आप हाँ बताइए, बोलो बच्चों, क्या ये बात समझ में आ गई है? क्या मैं आपको प्रॉपर समझा पाया हूं? बिल्कुल अग्रवाल जी, आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है, डी सही है, बहुत बढ़िया। तो बेटा हम आगे चलें, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, ऐसा हम मान लेते हैं। माना कि जब गणित में आप इतना मान लेते हो तो यहां भी थोड़ा सा मान लिया करो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, अगर आपको आता है तो।
आवाज प्रॉपर आ रही है बच्चों? मैं ध्यान नहीं दे पाया। अब बेटा आवाज आ रही है? चलिए, हाँ बेटा बीच बीच में बता दी, थोड़ा सा मैं अनाड़ी हूं बच्चा भी। हाँ चलिए, कई बार फ्लो में याद नहीं रह पाता या देख नहीं पाता मैं। चलिए, तो प्रश्न वहीं से स्टार्ट करते हैं दोबारा कि चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था, जयशक्ति था, विद्याधर था या यशोवर्मन था? चलिए, तो अग्रवाल सर कह रहे हैं कि नन्नुक, बिल्कुल सही जवाब है, नन्नुक ही था। चंदेल वंश का जो फाउंडर है वो नन्नुक था। बेटा कौन था? नन्नुक था। ओके, 9वीं शताब्दी में जो है इसने इसकी स्थापना की। और ध्यान रखना ये चंद्रवंशी हैं। कौन है बेटा? चंद्रवंशी थे ये। कौन? चंदेल वंश के शासक। ओके बेटा, कोई बात नहीं। चलिए, यहां तक कोई समस्या बेटा कि चंदेल वंश का जो संस्थापक था वो कौन था और ये किस वंश से थे? और इस वंश को, चंदेल वंश को एक नाम से और जानते हैं, जयजाक भुक्ति। जयजाक भुक्ति भी हम चंदेल वंश को इस नाम से जानते हैं। इन्हीं राजाओं ने जो है खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। चलिए, अगला प्रश्न आपका है, कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं विद्याधर, परमार्दी देव, राजा धंग और हमीर बर्मन। जल्दी से बेटा आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका क्या आंसर होगा? अगर आपको इसका आंसर पता है बच्चों तो बताइए। आवाज आ रही है बच्चों? कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, चलिए बच्चों, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न आपके सामने है, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो जल्दी से बेटा बता दीजिए। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण विद्याधर ने कराया था या परमार्दी देव ने कराया था? जल्दी से बेटा बताइए। वैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल सही जवाब है अग्रवाल जी, बिल्कुल सही जवाब है। जूली का भी आंसर सही है। चलिए, विद्याधर बेटा किसने करवाया था? विद्याधर। एक बड़ी शानदार कहानी है। ऐसा कहते हैं कि जब विद्याधर यहां का शासक था, बेटा कहां का? खजुराहो का। खजुराहो या कहिए बुंदेलखंड का। जब ये यहां का रूलर्स था तो भारत पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ। महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, या ऐसे भी हम बात कर सकते हैं कि जब बुंदेलखंड में गजनवी का आक्रमण हुआ था तो यहां का शासक कौन था? विद्याधर। इतिहास में कुछ कहानियां हैं, वो सुनिए। ऐसा कहते हैं कि महमूद गजनवी ग्वालियर को लूटता हुआ बुंदेलखंड पहुंचा और दोनों की सेनाएं आमने सामने पड़ी रही कई दिन तक। और विद्याधर को यह लग रहा था कि हम जीतेंगे या हारेंगे। और एक दिन विद्याधर ने खुद ही निर्णय किया और अपनी सेना को लेकर वहां से पीछे हट गया। और कहते हैं कि महमूद गजनवी ने पूरा बुंदेलखंड लूटा और लौटते हुए ग्वालियर लूटा और वापस चला गया गजनी।
लेकिन यहां के जो लोकल लोगों की ऐसी मान्यता है कि विद्याधर इस युद्ध में विजयी हुआ और विद्याधर ने इस विजय के उपलक्ष्य में इस कंदरिया महादेव का निर्माण कराया जो भगवान शिव को समर्पित है। और बुंदेलखंड में सबसे बड़ा जो मंदिर है भगवान शिव का वो यही कंदरिया महादेव का मंदिर है। और एक प्रश्न और बड़ा शानदार है कि कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना भारत में किस मंदिर से की जाती है? अगर आपको आंसर हो पता तो बताइए बेटा कि कंदरिया महादेव मंदिर जो बुंदेलखंड में चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया सबसे बड़ा मंदिर है, इसका निर्माण विद्याधर ने कराया था, इसकी तुलना भारत के किस मंदिर से की जाती है? बेटा धंगदेव का नाम आता है, बट धंगदेव ने बहुत सारे मंदिर बनवाए हैं, बट ये मंदिर का निर्माण विद्याधर ने करवाया है। धंगदेव बड़ा महान राजा हुआ है, उसको तो रियल फाउंडर कहा जाता है बुंदेलखंड चंद्रवंश का, तो जिसने प्रयाग में अब जल समाधि ले ली थी धंगदेव ने। त्रिपक्षी संघर्ष में भाग लिया था, मुसलमानों का विरोध किया था पंजाब के साथ में, और जब हार गया तो प्रयागराज में जल समाधि ले ली थी धंगदेव ने। खैर मैं इसका आंसर देता हूं, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर बेटा ये उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। बेटा कहां पर है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में है। तो ध्यान रखना कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर की तुलना लिंगराज मंदिर से होती है? तो कंदरिया महादेव मंदिर की तुलना होती है, और जो सोमनाथ मंदिर था उसकी तुलना होती है राजा भोज के भोजपुर के शिव मंदिर से। तो बेटा आज की कहानी यहीं समाप्त होगी। एमपी इतिहास की कहानी को हम फिर कल स्टार्ट करेंगे 7 बजे से। आप समय पर उपस्थित हो जाएं, एक नोटबुक और पेन लेकर। तब तक के लिए राम राम, जय श्री राम, जय माता दी। और इसके बाद 8 बजे एसएसटी की क्लास शुरू होने वाली है। वर्ग 2 जो बच्चे शिक्षक पात्रता परीक्षा में चयनित हो गए हैं उनकी जो चयन परीक्षा है वो अगस्त 2024 में अनाउंस हो चुकी है। उन्हीं बच्चों के लिए एसएसटी क्लास शुरू कर दी गई है हमारे चैनल पर। वो 8 बजे से एसएसटी क्लास आपको मिलेगी, तो जल्दी से चाय वाय पी के फिर आ जाइए, फिर शुरू करते हैं। जय श्री राम, शुभ रात्रि, राधे राधे।